एसी की वजह से लोगों के लंग्स और इम्यूनिटी भी खराब होती जा रही है। मैं एसी को इसमें जिम्मेदार नहीं मानूंगा इतना। मतलब पोल्यूशन से बचने में क्या एसीज हमारी कोई हेल्प करते हैं क्या, या फिर वो उसको और बढ़ा रही है? जो सर्दियाँ चल रही है इस टाइम पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम तो एसी यूज़ करता है नहीं। एसी का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। इमीडिएटली एसी होता है इसीलिए है कि आप एक अच्छे साफ इन्वायरमेंट के अंदर आप बैठ सकते। एक बार न्यूज में ऐसा आ जाता है कि कहीं ब्लास्ट हो गए एसीज। सस्ते के चक्कर में बाहर से, जैसे आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। ऑनलाइन वालों को ये पता नहीं होता है कि आदमी कितना को लिखा कितना काम आता है, तो उन्होंने एक बिजनेस सेंटर बना लिया है उस चीज़ को लेकर वो कॉल करते हैं। कस्टमर को ये जानना जरूरी होता है कि जो टेक्नीशियन उनके यहाँ काम करने आया है क्या वो क्वालिफाइड है। तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिफाइड लोग हैं जो अब मेरा काम अच्छा करेंगे और ये नहीं है? और पावर सेविंग के फैक्टर की बात करूँ तो पावर सेविंग अंदर आप चाहे 5 स्टार लगा दीजिए चाहे 3 स्टार लगा दीजिए। बहुत लोगों को मेंटलिटी होती है कि हमें इसी तरह ना कम्बल होते हैं। जितनी भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें अगर आपने कंटिन्यू रखा हुआ है, लाइट गई आपने इसे बंद किया तो आप उसको स्टार्ट करेंगे तो 24 पर स्टार्ट होगा। एक सिंगल बालकनी और 3 रूम्स हैं, 3 रूम्स के एसी के आउटडोर्स एक सिंगल बालकनी में। तो एक BRB प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं, अपनी बालकनी जा सकते हैं, आप अच्छा कॉफी पी सकते हैं बालकनी में बैठ के। और मैंने 1993 में स्टार्ट किया था। 2001 के अंदर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया द नेम ऑफ बालाजी एयरकॉन, दिस इज माय कंपनी। अब क्या हो गया कि अब लोगों की जरूरत बन गया है कंडीशन। ट्रेनर, फाइटर और एक बहुत ही अमेजिंग एंटरप्रेन्योर। आज के इस एपिसोड में हमने बात की मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता से, जो कि ओनर हैं बालाजी एयरकॉन के। हमने आज जाना कि एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर से एक HVAC बिजनेस को बनाने तक का उनका सफर कैसा रहा, और हमने डिस्कस किया कि एसी को ऑपरेट करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बड़े से बड़े एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, और एसीज कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और कैसे हम इसे रोक सकते हैं। ये कहानी पैशन को प्रोफेशन में बदलने से लेकर नेवर गिव अप एटीट्यूड तक की है। सो एंजॉय आवर टुडेज एपिसोड। वेलकम सर टू पॉडकास्ट विद आशी। कैसे हैं आप? आई एम गुड आशी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। इट्स वेरी प्लेजर टू मी, आई एम हियर टू इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ टू यू, सो वी कैन स्टार्ट। सर आप ना HVAC बिजनेस में हैं, ठीक है, और ये जो बिजनेस है अभी तक बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या है और किस तरीके से इसको प्रोसीड किया जाता है। तो थोड़ा सा हमें इस बिजनेस के बारे में बताइए और साथ में आपकी जर्नी के बारे में भी कि कैसे आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेसिकली मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैंने ये काम 1993 में स्टार्ट किया था। और 93 से स्टार्ट करते करते 6 to 7 years मैंने जॉब करी है। देन 2001 के अंदर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया द नेम ऑफ बालाजी एयरकॉन, दिस इज माय कंपनी। ओके। तो जर्नी तो बहुत लंबी रही है बट थोड़ा चैलेंजेस भी रहे हैं। और रही बात HVAC के लिए, तो बेसिकली HVAC का अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो दैट इज हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ओके। सो बेसिकली हम लोग डिज़ाइन जो करते हैं एयर कंडीशनिंग को ऑफिसेज और कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर की उनको क्या चाहिए, किस तरह से टेम्परेचर कितना कंट्रोल रखना है, क्या कंफर्ट जोन में जाना है। तो हीटिंग में HVAC इंडस्ट्री इज वेरी बिग इंडस्ट्रीज। ओके। तो करने के लिए बहुत कुछ है और हम लोग कर भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी हैं, पहले बड़ी चीज़ें मैनुअल होती थी, अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उस पर काम करना, क्योंकि पहले तो लोग इतना पावर के एनर्जी के बारे में नहीं सोचते थे, पर जैसे जैसे एनर्जी के लोग बातें करते हैं तो उस बारे में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जिससे हम लोग एनर्जी वगैरह सेव करते हैं। तो आगे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जैसा आप मुझे पता चलेगा हमको। जी, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि क्या इंस्पिरेशन थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, क्यों यही बिजनेस, क्यों? इंस्पिरेशन तो मैडम मैं नहीं कह सकता। बेसिकली मेरे लिए क्या था कि जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था चीज़ों को लेके, तो ये हुआ कि भाई पढ़ाई के साथ साथ ये कुछ करते हैं, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। तो मल्टीपर्स मैं कई जगह गया, भी कई फैक्ट्री में काम किया मैंने, बट चीज़ समझ में नहीं आई। फिर मेरा एक फ्रेंड्स था, उसने आके मुझसे पूछा कि यार तू एसी का काम करेगा? मैंने बोला यार काम कैसे होता है? कहता है ऐसा ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ता है, लोगों को घरों क्या करना पड़ता है।
तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ यार, ये तो बड़ा अच्छा काम है कि फैक्ट्री के अंदर 8 घंटे बैठने से अच्छा है यार, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलेंगे, अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आया, तो मैं 93 के अंदर मुझे किसी कंपनी में ले गया, तो एज ए हेल्पर विदाउट एनी एक्सपीरियंस मैंने काम स्टार्ट किया। ओके। और फिर मेरे लिए अच्छा ये था कि जो प्रेमिसेस थे, मेरे बॉसेस थे, दे आर वेरी जेंटल एंड वेरी काइंड। ओके। तो उन्होंने पोटेंशियल देखा मेरे अंदर, तो अच्छा गाइड किया, और मैं फिर एज ए हेल्पर से एज ए मैकेनिक बना। मैकेनिक से फिर साइट इंजीनियर, फिर मल्टीपल साइट्स पे जाके काम करना, दिल्ली से बाहर कई सारे प्रोजेक्ट्स किए मैंने उनके अंडर में, जस्ट लाइक SR कंपनी, वोडाफोन कंपनी के लिए, T सीरीज कंपनीज के लिए, नोएडा के अंदर जो बेस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर किए। अच्छा। तो 6 to 7 ईयर्स के बाद ये रियलाइज हुआ यार कि अब काफ़ी टाइम हो गया, तो कुछ अब अपना स्टार्ट करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। फिर 2001 के अंदर फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। 90s में ना ये जो मतलब बिजनेस था, या इनफैक्ट AC कॉन्सेप्ट को भी अगर हम बात करें, तो वो इतना पॉपुलर नहीं था। ठीक है, लोग उस टाइम पर इतना हीटिंग या जी, AC जी, इक्विपमेंट्स को इतना यूज नहीं कर रहे थे। जी। तो क्या उस टाइम पर जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो मतलब वो बड़े ही प्रोजेक्ट्स चल रहे थे कि छोटे रेजिडेंशियल भी होते थे वो? अगर मैं 90s की बात करूँ तो 90s के अंदर बेसिकली AC एक लग्जरियस चीज मानी जाती थी, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। राइट। जिनके पास पैसा होता था या जिनको मतलब बड़ा कंफर्ट जोन चाहिए होता है, तो वो लोग इसको यूज करते हैं। तो अब क्या है कि जिस तरह से टेम्परेचर आगे जा रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, ऑफिस के अंदर आपके पास कंप्यूटर्स हैं या बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, भाई आदमी को तो बाद में चाहिए, पहले इनको चाहिए होता है कूल रखने के लिए, ताकि आपका काम ठीक से चल सके। हाँ। तो अब क्या हो गया है कि अब लोगों की जरूरत बन गया है एयर कंडीशनिंग। राइट। तो बिहार ऐसी आज की आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ लोग एसी यूज नहीं करते। तो अब लग्जरियस को ना कहते हुए एक नेसेसिटी और एक जरूरत बन गई लोगों के लिए। तो मतलब जब आपने करियर शुरू किया तब ये लग्जरी था, लेकिन अब तो नेसेसिटी में बदल चुका है। तो सर 90s से लेके अब तक और ऐसे क्या चेंजेस हैं जो इस प्रोफाइल में आपको देखने को मिले और जो आपको लगा है कि बहुत बड़े चेंजेस आए हैं? चेंजेस की मैं बात करूं, एक ही वर्ड निकल जाता है, टेक्नोलॉजी। ओके। टेक्नोलॉजी पहले के अकॉर्डिंग आज की डेट में बहुत एडवांस हो चुकी है। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी एडवांस करने का रीजन भी ये है कि हमें अगर एनर्जी सेविंग करनी है तो टेक्नोलॉजी पे हमें जाना पड़ेगा। तो आई थिंक एयर कंडीशनिंग के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन हुए हैं, जो हो रहे हैं, जो आगे होंगे। ओके। तो बेसिकली टेक्नोलॉजीज तो चेंजेस लगे हुए हैं, बहुत सारी कंपनी जो कर रही है इस चीज़ को, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, पावर एनर्जी सेविंग की बात करते हैं, तो विदाउट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट किए तो हम लोग वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। करेक्ट। बट जैसे आपने टेक्नोलॉजी चेंज की बात करी कि टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, पर उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कई बार न्यूज़ में ऐसा आ जाता है कि कहीं ब्लास्ट हो गए एसीज के वायर की वजह से या कुछ भी रीज़न की वजह से। उसके पीछे क्या रीज़न है? ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि ऐसी जो ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके पीछे टेक्नोलॉजी का होना इतना नहीं है जितना कि लोग नेग्लिजेंसी और ठीक से काम नहीं करते कंडीशनिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या है कि आज की डेट में, अगर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज के लोग सस्ते के चक्कर में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। Okay. होता क्या है कि अब एक क्वालिफाइड एक डीलर है या कोई सर्विस सेंटर है, दे आर क्वालिफाइड बिकॉज उनको कंपनी गाइड करती है हर चीज़ के लिए, उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे आपको काम करना है। तो नॉर्मल सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा खर्च कर रहा है उनके ऊपर, तो इनके चार्जेस स्लाइटली ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते कि लोग अफोर्ड ना कर सकें। अच्छा। और इसके साथ एक होता क्या है कि लोग फिर सस्ते के चक्कर में बाहर से, जैसे आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, लोग उसमें क्या होता है, जो नए नए टेक्नीशियंस आते हैं, साल 2 साल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उनको ये होता है हम तो वीआर मैकेनिक ना, हम लोग फील्ड में आ जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन बेस पे जाके उसको कनेक्ट हो जाते हैं। ओके। तो ऑनलाइन वालों को ये पता नहीं होता है कि आदमी कितना क्वालिफाइड हो, कितना काम आता है। तो उन्होंने तो एक बिजनेस सेंटर बना लिया है और उस चीज़ को लेके लोग कॉल बुक करते हैं और हो गया, साइन कर देते हैं, उनका काम खत्म हो गया। वो जब साइट पे जाता है, लोगों से मिलता है, कस्टमर से मिलता है, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती काम करने की, एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज़ को लेकर, जिसमें वो गलतियां करता है। और कस्टमर को तो क्या है कि सस्ता हो रहा है तो कस्टमर चीज़ में ध्यान नहीं देता, मेरा काम हो गया। बट कस्टमर को ये जानना जरूरी होता है कि जो टेक्नीशियन उनके यहाँ काम करने आया है, क्या वो क्वालिफाइड है, कि भाई वो कैपेबल है इस चीज़ को काम करने के लिए। सिर्फ एयर कंडीशनिंग के अंदर सिर्फ सर्विस ही एक चीज़ नहीं होती करने के लिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने ब्लास्ट की बात करी है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। होता क्या है कि अब कोई टेक्नीशियन काम करने आया आपके घर पे, तो एक अच्छी क्वालिफाइड कंपनी से आया हुआ है, तो उसने थोड़ा काम किया, उसने टेस्टिंग वगैरह करी,
और उसने चार्जेस सब बताया, तो हमने बोला नहीं यार, तो चार्जेस तो बहुत ज़्यादा है, हम तेरे से काम नहीं कराएंगे, तो बहुत फालतू बता, चला जाए यहाँ से। तो वो आधा काम कर चुका था, आपने उसे मिसबिहेव किया, वो क्वालिफाइड टेक्नीशियन वहाँ से चला गया। फिर आपने सोचा यार मैं 1000-2000 में लोगों से काम कर रहा, तो ऑनलाइन आपने किसी बंदे को बुला लिया। वो आदमी आपके घर पे आता है, और होता क्या है कि उसने मशीन चेक करी, उसने सोचा कि यार इसमें तो गैस है, बट होता क्या है कि जो आपसे पहले काम करने के लिए आया था क्वालिफाइड टेक्नीशियन, उसके अंदर गैस की वजह इसके अंदर नाइट्रोजन टेस्टिंग करी है उस लीक को फाउंड करने के लिए, जो मशीन में गैस वाला लीक हो जाती है जिस कंडीशन के अंदर। अब जो क्वालिफाइड बंदा है उसने प्रॉपर काम किया, बट जो अनट्रेंड आपके यहाँ आया है उसको पता ही नहीं है कि इसमें नाइट्रोजन है या गैस है। हाँ। तो वो ये सोचता है कि यार मेरे तो पैसे बन गए, 1000 रुपये लेके मैं ऐसा कर देता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से मैं निकल जाऊंगा, मेरी तो कमाई हो गई। अब वो मशीन को ऑन करता है, तो होता क्या है कि नाइट्रोजन बेसिकली इन्फ्लेमेबल एक पॉकेट बनता है बहुत ज़बरदस्त, जो उस चीज़ को ब्लास्ट कर देता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं ईच एंड एवरी कस्टमर को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने एसी का काम कराना चाहते हैं या कुछ भी कराना चाहते हैं, आप तभी क्वालिफाइड सर्विस सेंटर से या डीलर से आप कनेक्ट कीजिए। आप सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। बट एक कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिफाइड लोग हैं जो अब मेरा काम अच्छा करेंगे और ये नहीं है? क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है ना, जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं वो भी ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं, या कई बार ऐसा भी होता है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं उनके भी जो चार्जेस हैं वो बहुत नेग्लिजिबल हैं। तो ऐसे केस में लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन काम में बेटर करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप आज की डेट में अगर बात करो, बहुत सारी कंपनी से, जैसे बहुत सारी कंपनी है, उनके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, सर्विस सेंटर होते हैं, आप वहाँ कनेक्ट कीजिए। सर्विस सेंटर में क्या होता है, उनके रेट्स वगैरह ऑलरेडी जस्टिफाइड होते हैं और करेक्ट होते हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे आंसरेबल के बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बता सकते हैं सर ये नहीं, हम ये क्वालिफाइड जगह से आप कनेक्ट हो रहे हो। तो मेरा मानना है कि आपको किसी भी कोई भी कस्टमर हो उसको बेसिकली एक क्वालिफाइड जगह से काम कराना चाहिए। और आपकी रेट में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हो, आप किसी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कितने क्वालिफाइड है, तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कि हम लोग अगर ऑनलाइन इंटरनेट के वीक में आके हम बोले अगर आप हम गाड़ी लेने भी जाते हैं तो हम सर्च करते हैं 50 गाड़ियाँ भी, कौन सी गाड़ी की वैल्यू अच्छी है, किसी सर्विस अच्छा है, तो वो सब चीज़ें देख के आपको चूज करना चाहिए कि मेरे इस प्रोडक्ट के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी। मतलब इसके लिए भी रिव्यूज वगैरह सब चेक कर लेना चाहिए, वो सब चेक कर लेना चाहिए कि फीडबैक लेके काम कराना चाहिए, वो जरूरी होता है एक्चुअली। ओके। इसके अलावा भी इस बिजनेस में देखा जाता है कि बहुत सारी चीजों को लेके ना मिस सेलिंग होती है। जैसे कई बार बोला जाता है कि एनर्जी सेविंग्स होंगी, बिलिंग सेव होगी, ठीक है, या एसी सर्विस की भी अगर हम बात करें तो सर्विसेज में भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आ ही नहीं रहे हैं बुलाने के बाद, या एसी सर्विस ठीक से नहीं की जा रही है। तो इस पे आपका क्या टेक है? मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही रहा है कि आज की डेट में पेशेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है, और लोग टाइमली कोई चीज़ कराना नहीं चाहते। जब उन्हें लगता है कि यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब जरूरत पड़ती है, तो लोग उस टाइम कराते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे हम लोग हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं बिफोर द समर कि भाई आप लोग अपना एसी टाइमली सर्विस करा लीजिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हमारे पास भी टाइम होता है, हम लोग बहुत डेडिकेशन के साथ टाइम दे के उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जब टेम्परेचर राइज अप हो जाता है 45-46 पहुंच जाता है, उस टाइम एवरीबॉडी हैज ऑक्यूपाइड, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों को जल्दबाजी में फिर गलतियां होती हैं। तो बेसिकली मेरा यही सजेशन रहेगा लोगों के लिए कि भी आप लोग अपने एसी की सर्विसेज टाइमली करा लिया करें, तो शायद आपको बेटर सर्विस में मिल पाएगी। और जैसे आपने बात करी एनर्जी सेविंग के लिए और मिस गाइडेंस के लिए, होता क्या है कि मैं फिर उसी प्लेटफॉर्म पे आना चाहूँगा कि जैसे आज की डेट में बहुत सारे कंडीशन रिटेल पे बिक रहे हैं, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द सेल्स। करेक्ट। वो कहते हैं सर कि आप आ गए हो, ठीक है, आप सर 5 स्टार का एसी ले लीजिए, 3 स्टार ले लीजिए, 5 स्टार इतना सेल भी करेगा, ये चीज़ ऐसे। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर इस सेंस कि अब वो तो टेक्नीशियन आपके घर पे जान नहीं रहा कि भी कहाँ एसी लगाना है, कहाँ कितना टेम्परेचर है, कितना बड़ा रूम है, क्या कितने टन सजेस्ट करना है, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं बता पाते हैं। तो मेरा फिर यही कहना है कि आप क्वालिफाइड इंजीनियर को घर पे अपने प्रेमिसेस में बुलाइए, उससे एक सर्वे कराइए कि भाई मेरा अगर एरिया इतना बड़ा है तो मुझे कितने टन की एसी की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। और पावर सेविंग की फैक्टर की बात करूँ तो पावर सेविंग अंदर आप चाहे 5 स्टार लगा लीजिए, चाहे 3 स्टार लगा लीजिए, डिपेंड करता है कि हाउ टू यूज यूर एयर कंडीशनर। ओके। आज की डेट में होता है क्या है, लोग एसी ले तो लेते हैं, वो कहते हैं यार कि मुझे तो 16 डिग्री चलाना है एसी को। 16 डिग्री किसी भी प्लेटफॉर्म पे ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्ट नहीं है। अच्छा। ह्यूमन बॉडी के लिए डिजायरेबल टेम्परेचर 24 ± 1.2%, जो एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है, बट इन
बहुत लोगों का मेंटेलिटी होती है कि हमें एसी में रहना, कंबल ओढ़ के सोना है। वो प्रैक्टिस थोड़ी सी गलत है, उसमें पावर सेविंग आप नहीं कर पाएंगे। ओके। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप कोई भी एसी यूज कर रहे हैं, उसको आप 24 डिग्री सेल्सियस पे रन करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उसके अंदर आप 40 to 30% पावर सेव करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि आप एक आइडियल टेम्परेचर पे काम आप एसी चला रहे हैं, और उस टेम्परेचर अचीव करने के बाद कंप्रेसर जो बेसिक मेजर पार्ट होता है वो ऑफ हो जाता है, तो इससे आपके एक रनिंग कॉस्ट जो आपकी कम हो जाती है, आप पावर सेव करते हैं बेसिकली। अच्छा, तो मतलब जो 16 डिग्रीज 18 डिग्रीज पे जो चल रहे हैं एसी टेम्परेचर्स, वो बिल्कुल गलत वो है। नहीं करना चाहिए एक्चुअली। आजकल कंपनियां भी काफ़ी अवेयर हो गई हैं, तो उन लोगों ने भी अपने पीसीबीज के अंदर रिमोट सेटिंग के अंदर भी 24 टेम्परेचर सेट कर दिया है, कि पहले क्या होता था कि आपने 16 पे टेम्परेचर एसी बंद किया तो 16 पे ऑन हो रहा है। अब ऐसा नहीं रह गया। जितनी भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें अगर आपने 21 रखा हुआ है, लाइट गई, आपने एसी बंद किया, जब आप उसको स्टार्ट करेंगे 24 पे स्टार्ट होगा। वो चीज़ तो इंडिकेट कर दी है, बट माइंड इंडिकेट नहीं हो पा रहा लोगों का, कि वो 24 से उठा के 16 पे कर देते हैं। उन्हें लगता है कि 16 पे करने पे हमारा एसी ज़्यादा कूलिंग करे, बट ऐसा होता नहीं है। ओके ओके जी। तो और ये जो भी आपने स्टार की बात करी, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है एक एसी के अंदर? स्टार रेटिंग बेसिकली एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जिसके अच्छा। अंदर सारी कंपनियां अपनी एयर कंडीशनर को रन करती हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि एनर्जी सेविंग के लिए हम स्टार रेटिंग डिफाइन करता है कि कौन सा एसी कितना एफिशिएंट है पावर सेव करने के लिए। अच्छा। हाँ, अगर 3 स्टार में बात करूँ तो अगर वो आपकी 10% पावर सेव करता है, तो 5 स्टार एसी आपका 30% पावर सेव करता है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है उसके अंदर। और फिर मैं यही कहना चाहूँगा, आप एसी कोई भी लीजिए, बट रिक्वेस्ट ये है कि एसी को जो टेम्परेचर आप रखते हैं रूम के अंदर 24 डिग्री सेल्सियस चलाइए। आप कोई भी एसी लीजिए, आप 100 पावर सेव करेंगे उसके अंदर आप। ओके। तो अगर 24 डिग्रीज पे हम लोग चला रहे हैं, वो एक पॉइंट हो गया हमारा एक। लेकिन अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार के हिसाब से, तो हमें 5 स्टार एसीज को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए अगर हम रेजिडेंशियल में जा रहे हैं। रेजिडेंशियल यस, आपको 5 स्टार एसी रिकमेंड प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं उसके अंदर, और पावर से भी डेफिनेटली होती है। बट फिर वही है कि आप जब भी अगर एसी लगा रहे हैं, तो आपका जो एरिया है वो जो एसी जितने टन का है वो डिफाइन करना चाहिए उसके लिए, कि इतने टन का एसी आपका इतने एरिया में रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर 10 बाई 10 के रूम में हैं, दैट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट, तो आपको 1 टन का एसी लगाना पड़ेगा। बट उस कंडीशन में भी देखना पड़ता है कि जो 100 स्क्वायर फीट है उसके अंदर हीट लोड कितना है, कहीं ग्लास तो नहीं है, या कहीं पर ऐसा कोई कंपोनेंट्स तो नहीं पड़ा हुआ है जो हीट जनरेट कर रहा है। तो वो सब चीज़ें फैक्टर कैलकुलेट करके हम डिफाइन करते हैं कि भाई इस जगह के लिए इतने टन की एसी की रिक्वायरमेंट है। और पावर सेव भी तभी कर सकते हैं जब आपका एसी का सिलेक्शन जो है आपके एरिया के हिसाब से कंपेटेबल हो। ओके। क्या इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हैं जब हम लोग रेजिडेंशियल या कमर्शियल में एसी को लगवाने जा रहे हैं, जो हमें दिमाग में रखने चाहिए? क्योंकि हमने एरिया के हिसाब से उसका टन देख लिया, हमने देख लिया कि वहाँ पे कितना सनशाइन वगैरह आ रहा है, कितने विंडोज़ हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेजर चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। यस, मेजर चीज़ें हैं कि जैसे अगर आप कोई नया घर बना रहे हैं आप, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एसी तो बाद में डिसाइड होता है कि हमें कौन सा एसी लेना है, बट उसकी प्लानिंग पहले हो जाती है कि भाई हमें इस जगह पे स्प्लिट लगाना है, हमें यहाँ पर एडेप्टेबल्स लगाने हैं, हमें कैसेट एसी लगाने हैं, हमें 1 वे लगाने हैं, हमें टावर लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं एज पर इंटीरियर। तो बट उसमें भी कई चीज़ें होती हैं कि जैसे तो बड़े स्केल पे हो गया, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है उसमें डिजाइन प्लानिंग कर सकते हैं। आजकल चीज़ें जगह बहुत से बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं, राइट। उसमें 1 या 2 एसी लगा रहे हैं, नॉर्मल एसी लगा रहे हैं। बट वो लोग क्या करते हैं, कॉस्ट सेटिंग के चक्कर में होता क्या है कि ये लोग सस्ता पाइप लगा लेते हैं उसके अंदर, अच्छा। या वायरिंग गलत करा लेते हैं। अच्छा। तो उसमें भी यही होता है कि अब आप एक घर बना रहे हैं, आपने बिल्डर से मकान लिया है कि भाई मुझे तो ये घर में जाना, आपका माइंड सेट है मैं यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसा एसी लगाना है जिसकी वायरिंग कंपेटेबल हो, कि भाई मुझे ये चीज़ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बट आप जाते हो, कोई टेक्नीशियन आता है, वो बोलता है सर ये एसी तो आपके यहाँ लग नहीं पाएगा। फिर आपको दोबारा तोड़फोड़ करानी पड़ती है कि भाई वायरिंग चेंज कराओ, इसकी पाइप चेंज कराओ, या पाइप ठीक नहीं है। तो यही चीज़ होती है कि ये सब चीज़ें आप क्वालिफाइड सर्विस सेंटर से, डीलर से कनेक्ट हो जाइए, उनको बुलाइए, आप उस चीज़ को प्रेफर करके, मतलब कोई भी एसी लेने से पहले किसी ना किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, एडवाइस लेनी चाहिए। विदाउट एडवाइस आई डोंट थिंक कि आपको ऐसे जाना चाहिए। बाद में चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं, फिर वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ को लेकर। अभी आपने बिल्डर फ्लोर्स की बात की, और अभी ना ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग ना अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है? तो अब ऐसे केस में एक सिंगल बालकनी है,
ठीक है, और 3 रूम्स हैं, 3 रूम्स के एसी के आउटडोर्स एक सिंगल बालकनी में, तो उस बालकनी में बैठना उठना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो फ्रेश एयर के लिए जो बंदा बाहर जा रहा है वो मिलेगी ही नहीं। तो कैसे पॉसिबल है कि इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए? यस, ये एक पॉइंट आज के डेट में अर्बन होम्स जो बन रहे हैं, बेसिकली आजकल लोगों में स्पेस की बड़ा इशूज है कि और लोगों को बड़ी मुश्किल से एक करोड़ का फ्लैट लेने आप जा रहे हो, आपको एक बालकनी दो बालकनी हार्डली मिलती है। राइट। और आपके दिमाग में होता है यार कि मुझे तो इस बालकनी में बैठ के एक अच्छे से डेकोरेशन करके एक 2 कप चाय पीनी है। हाँ। अब वहाँ पर अगर 3 आउटडोर लगा देंगे आप, तो आपके ऊपर सर पे आउटडोर रहेगा तो हीट इतनी जनरेट होगा, आप कैसे बैठेंगे? यू वॉन्ट बी कंफर्टेबल। तो मैंने जैसे बताया था कि कंपनियां बहुत सारी एडवांस हो चुकी हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए कंपनी एक BRF सिस्टम लेके आई है, VRV सिस्टम। उसमें होता है क्या है कि आप एज पर इंटीरियर, जैसे आपके पास 2 बालकनी है तो आपके पास जगह नहीं मल्टीपल आउटडोर रखने के लिए, तो हम लोग छोटे से आउटडोर के साथ उसको इंटरनल चाहे 3 रूम हो, 4 रूम हो, 5 रूम हो, एज पर वर इंटीरियर्स कि भाई यहाँ क्या लग सकता है ताकि सुंदर भी दिखे और अच्छा भी हो, पावर सेविंग भी हो। तो BRB टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो हम लोगों ने मल्टीपल्स ऑफिसेस वगैरह हम लोग प्लान कर रहे हैं या हम लोग का ऑलरेडी कर रहे हैं। तो एक BRB प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप इन चीज़ों को आप सेव कर सकते हैं, अपनी बालकनी में जा सकते हैं, आप अच्छा कॉफ़ी पी सकते हैं बालकनी में बैठ के विदाउट एनी नॉइज, बहुत साइलेंट, एनर्जी सेविंग। तो बेटर है कि ये सब चीज़ें जो टेक्नोलॉजी आ रही है इसका हर कस्टमर को अब अवेल करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फेस करते हो यूजुअली? बेसिकली अगर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस तो हमें आज की हो क्या रहा है, जो आ रहा है वो है शॉर्टेज ऑफ द टेक्नीशियंस। अच्छा। क्योंकि आज की डेट में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो ज़्यादा क्वालिफाइड है तो वो 48-46 टेम्परेचर के अंदर काम करना नहीं चाहता, उनकी कैपेसिटी भी नहीं है काम करने की। अच्छा। तो ये बड़ा बड़ा चैलेंज हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ रहा है। और जो भी काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर गांव देश के लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और एक जो टेम्परेचर है उस पर काम करने की काबिलियत उनके अंदर किसी के अंदर नहीं है। तो ये चैलेंजेस आगे बहुत सारे होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा इसको, और जो आजकल की यंग जनरेशन है उसको इस फील्ड में आना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी फील्ड है, मेरा अपना मानना है। बट थोड़ा सा ये है कि पेशेंस लेवल थोड़ा ठीक होना चाहिए लोगों का काम करना। आप कैसे ओवरकम करते हो इस चैलेंज को जब आपको शॉर्टेज होती है लेबर की या कोई काम करने की? बिकॉज टेक्नीशियन आपको हमेशा ऐसे चाहिए जो सच में बहुत पेशेंस के साथ काम करें। तो कैसे ओवरकम करते हो इस चैलेंज को आप? आशीष जी, इसका 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए, हम लोग बेसिकली अगर मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, हर आदमी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है अपनी कंपनी को रन करने का। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ बालाजी एयरकॉन, तो बेसिकली इसमें होता है क्या कि मेरे पास जितने भी टेक्नीशियन दे आर वेरी ओल्ड टाइम से मेरे साथ कनेक्ट हो रखे हैं। अगर मैं एम्प्लॉइज़ की बात करूँ, बेसिकली अभी मेरे पास 22 लोगों मेंबर्स की टीम है। और जो लोग मेरे साथ पिछले 15-16 साल से लगातार काम करते हुए आ रहे हैं, तो उस टीम को मेंटेन करना, उनके अकॉर्डिंग कस्टमर तक पहुंचना, उस चीज़ को लेके जाना टफ तो होता है। बट ये है कि अगर आपकी टीम अच्छी है और आप काम कर सकते हैं, फील्ड के अंदर कैपेबिलिटी है, और मैं बेसिकली हमारी कंपनी उतना काम लेती है जितना हम कस्टमर को दे सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके चक्कर में हम बढ़ते ही नहीं है। ताकि हम अगर आप कोई काम ले रहे हैं तो एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छा काम कस्टमर को दे सकें। और ये रीज़न है कि हमारे पास काफ़ी रेपुटेड कस्टमर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 10 साल, 20 साल, 15 साल से आज भी कनेक्ट हैं। आप ना मेजरली फोकस करते हो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है? और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस क्या रहता है मेजर? कमर्शियल रेजिडेंस का बेसिकली क्या है कि अगर एक जर्नी होती है, अगर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं रेजिडेंस एप्लीकेशन में था, फिर ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। और रेजिडेंस एप्लीकेशन में क्या हो गया कि जैसे बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, तो मार्जिन ऑफ द बिजनेस कम हो गया है इसके अंदर, और मल्टीपल्स लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसके अंदर बेसिकली बात में मार्जिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। और वो एक ये होता है कि जब आप काम शुरू करते हैं, आप सोचते हैं कि आप आज के साइकिल पे चल रहे हैं, फिर आप स्कूटर पे होंगे, फिर आप मारुति कार में होंगे। तो ऐसे ही अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो हम लोगों ने अपने आप को इस चीज़ों को ट्रेन करके यहाँ तक लेके आए कि रेजिडेंस से निकल के हम कमर्शियल में आए हैं, बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक सेटिस्फेक्शन गेम भी होती है आदमी के साथ भी आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ है। तो अगर मैं HBSC की बात करूँ, HBSC मेरा सिर्फ काम ही नहीं, मेरा पैशन है मेरे लिए। तो ये पैशन ही है जो मुझे चीज़ें आगे ले जा रहा है। और हम लोग आज के डेट में मल्टीपर्स प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, BRB साइट्स कर रहे हैं, मॉल्स में काम कर रहे हैं। तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो जो चला आ रहा है तो चलता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी साथ साथ। सर, आफ्टर कोविड क्या
इस टेक्नोलॉजी में या एसी इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आए हैं ऐसे जो लोगों के लिए नोटिसेबल हों? हाँ, ऐसा हुआ है कि जब कोविड आया था तो उसके बाद हम लोगों ने भी मल्टीपल जगह जाके काम किया है, बड़ा चैलेंजेस होते थे काम करने के लिए। बट उसके बाद बहुत लोग अवेयरनेस हो गई है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसके लिए एक यूवी फिल्टर्स वगैरह का प्रोविज़न आ गया था बीच में कि भी आप यूवी फिल्टर यूज कीजिए, जिससे बैक्टीरियाज वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। और प्यूरीफायर्स आ गए बहुत सारे अच्छा। मार्केट के अंदर, जिसकी डिमांड आज की डेट में बहुत बढ़ी हुई है। जैसे आप देखते हैं कि आज की डेट पोल्यूशन 2.5 10 से इतना मैक्सिमम हो जाता है, लोग लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये तो ओवरऑल इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रखी है। बट ये है कि अपने आप को सेव करने के लिए एक अच्छा प्यूरीफायर लेके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को लेके। अच्छा, यस। तो जैसे भी आपने पोल्यूशन का टॉपिक उठाया ही, तो पोल्यूशन को मतलब पोल्यूशन से बचने में क्या एसीज हमारी कोई हेल्प करते हैं क्या, या फिर वो उसको और बढ़ा रहे हैं? नहीं, एसी का रोल बेसिकली एसी बढ़ाते ही नहीं है, एसी बेसिकली कम करते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ब्रांडेड है अपने एसी के अंदर 2.5 पीएम का फिल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो उससे फ़र्क तो पड़ता है चीज़ों को लेके, बट फ़र्क पड़ने का अब से सर्दियाँ चल रही है, इस टाइम पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम तो एसी को यूज करता नहीं है, क्योंकि एसी यूज हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी 21-22 टेम्परेचर में बैठे हैं, आपको कैसे इंटरनल का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। राइट। तो उस कंडीशन में कि आप अच्छा प्यूरीफायर लेके आइए अच्छी कंपनी का, वो अपने घर में लगाइए, वो उससे आपका मतलब ये 80 to 90% आपका जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल होता है बेसिकली। ओके। एसी का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। इवन ये एसी होता इसीलिए है कि आप एक अच्छे साफ इन्वायरमेंट के अंदर आप बैठ सके। एक्चुअली ना बहुत बार ये सुनने में आता है कि पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, एसी वगैरह सारी चीज़ें, और फिर भी लोग रह रहे थे बिना एसी के, टेम्परेचर मेंटेन रहता था। जब से ये एसी वगैरह शुरू हुए हैं तो इनके आउटडोर्स की वजह से पोल्यूशन होता है। क्या ये सच है थोड़ा बहुत भी? देखिए, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग बात करूँ तो एयर कंडीशन जो हीट जनरेट हो रही है, फर्क तो पड़ता है उस चीज़ को, क्योंकि आप बेसिकली 46 टेम्परेचर को आपके आउटडोर जब चल रहे हैं तो वो 60 डिग्री 62 डिग्री मेंटेन करते हैं उस चीज़ को लेके। बट आज की डेट को देखते हुए है जिस तरह से लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, अगर टेम्परेचर इतना राइज अप हो गया है, सिर्फ एसी जिम्मेदार नहीं है इसका, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, कारपेंटर इंडस्ट्रीज इतनी हो गई हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, चीज़ों के लिए इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या है कि जो हमारे जंगल्स काटे जा रहे हैं बेसिकली, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी टेम्परेचर को राइज अप करने में। राइट। जब आपको पता ही आज जैसे आपने पूछा कि पहले नहीं होता था टेम्परेचर इतना, पहले ग्रीनरी कितनी होती थी। ट्रू। अगर आज की डेट में भी मैं अगर किसी ग्रीन जगह से निकलता हूँ, मुझे 45-42 के अंदर भी ठंड से महसूस होती है शाम के टाइम। राइट। वही आप जब आप ओपन एरिया में आते हैं तो वो टेम्परेचर डबल मिलता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जो प्रैक्टिस है काम करने की, हम लोग जिस तरह से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट करते हुए जैसा पेड़ों को काट रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं जो टेम्परेचर को, ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रही हैं। वो हमें कहीं ना कहीं जाके उस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा, ग्रीनरी पे ध्यान देना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो वो जरूरी है एक्चुअली। ओके। बहुत सारे ना और भी हेल्थ इश्यूज पे बात की जाती है कि एसीज की वजह से ना हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। जैसे कि लोग कहते हैं कि हम लेजी फील होता है अगर हम बहुत ज़्यादा एसी में रहते हैं, बॉडी पेन करती है, या और भी किसी को आईज में रैशेस का कुछ इशू है, स्किन रैशेस का इशू है। तो ये क्यों हो रहा है? उसका एक ही रीजन है कि आप एक प्लेसेंट टेम्परेचर में, एक कंट्रोल टेम्परेचर अंदर रहना सीखिए। होता है क्या है कि मैंने फिर आपको बताया कि अगर 24 ±1% पे अगर आप एसी को रन चलाते हैं 24 डिग्री सेल्सियस पे, एक डिजायरेबल टेम्परेचर है जो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल में रखता है। अब आप सोचिए कि आप रूम में बैठे हैं 16 डिग्री के अंदर और इमीडिएट आप बाहर जा रहे हैं, बाहर टेम्परेचर कितना है 41-42। वो जो डिफरेंस है वो बॉडी को आपको हार्म करता है। और जो इतने कम टेम्परेचर के अंदर रात को सोते हैं, उनके घुटने प्रॉब्लम करते हैं, जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है, बॉडी चिंग करती है, रैसेस हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि आप टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको गर्मी तो लग रही है, बट आपको पता है कि यू आर कंफर्टेबल 24 डिग्री सेल्सियस, व्हाई यू पुटिंग योर एसी टेम्परेचर ऑन 16 डिग्री, दैट इज नॉट रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ को लेके। तो थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ेगा कस्टमर को इस चीज़ के लिए भी। ये कस्टमर के एंड पे ही है कि आप अपने आप को कितने टेम्परेचर कंफर्टेबल रखते हैं। मतलब एट द एंड सॉल्यूशन है कि 24 डिग्री 24 डिग्री ही रहनी चाहिए। उससे आप सिर्फ अपने आप को ठीक रखते हुए भी आप एनर्जी सेव भी कर रहे हैं
और आप ग्लोबल वार्मिंग को भी बचा रहे हैं। राइट। होता क्या है कि अगर मैं 24 डिग्री सेल्सियस पे एसी को, अगर मैं रात को सोता हूँ या दिन में मैं रहता हूँ तो मेरा बेसिक 24 एसी टेम्परेचर मेंटेन करते ही वो 4 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। 4 घंटे एसी यूज किया, मेरा 24 टेम्परेचर मेंटेन है। अब होता क्या है कि अगर आपने 16 पर रख दिया, आपका एसी 8 घंटे 10 घंटे कंटिन्यू रन कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि आप जो एनर्जी सेव वो भी नहीं कर पा रहे हो, इवन की ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट हो रहा है उस चीज को लेके। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसको एजुकेट होने की जरूरत है। एयर कंडीशनिंग का पर्पज सिर्फ ये नहीं होता कि ठंडा कर दिया चलो जी हम ओके हो गए, हम बैठ गए, बट उसको समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर हमें कैसे कंट्रोल करना है। हम लोग हल्ला तो मचाते हैं कि भाई इतना टेम्परेचर हो गया, उतना टेम्परेचर हो गया, डिपेंड करता है हम लोग एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो पार्टिसिपेशन भी ईच एंड एवरी एंड यूजर्स को भी सबको करना पड़ेगा, तभी चीजें कंट्रोल में आ अभी और अवेयरनेस की जरूरत है। एग्जैक्टली। आजकल ना एसी की वजह से लोगों के लंग्स और इम्यूनिटी भी खराब होती जा रही है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं एसी को इसमें जिम्मेदार नहीं मानूंगा इतना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस कस्टमर का होता है कि बेसिकली आप एसी जो रन कर रहे हैं आप साल में 3 सर्विस तो कराती ही नहीं, पहली चीज होती है। ओके। आपको एसी को 3 सर्विस आपकी रिक्वायरमेंट होती है और हर एक कस्टमर को एजुकेट होना पड़ेगा एवरी 15 डेज। आपके जो फिल्टर्स होते हैं एयर फिल्टर एसी के, नॉर्मली आप उसको इजीली निकाल के वॉश कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो होता क्या है कि जितना भी डस्ट आपका या घर में होता है या झाड़ू लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, जाके वो फिल्टर में कनेक्ट हो जाता है। और फिल्टर की कैपेसिटी है उस डस्ट को होल्ड करने की। और जब होल्ड नहीं कर पाता है तो कुछ पार्टिकल्स आपकी वो एसी के अंदर घूमते रहते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है रूम के अंदर। अच्छा। तो वो आपके लंग्स में या आपको सांसों में दिक्कत कर सकती है चीज़ों को लेकर। तो वो चीज़ ये है कि थोड़ा सा आप एसी के सर्विसेज का और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। थोड़ी देर पहले ना आपने बात की थी कि ये बहुत एक अच्छा प्रोफाइल है एंड लोगों को इसे समझना चाहिए। तो अगर किसी को अपना HVAC बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसे क्या दिमाग में रखना चाहिए? दिमाग में सबसे पहले ये सोच के चले कि मुझे 45, 46, 48 में काम करना है। ओके। जो बहुत कम आज की अगर मैं बात करूं जो जनरेशन है इस चीज़ को झेल पाती है। और आप अगर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर ओवरऑल मैं सर्वे की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर 5 to 8% लोग ही एसी यूज करते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि 90%, 95% आज भी सीट वैकेंट है इस चीज़ को लेकर। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे मतलब चांसेस है आपके ग्रो करने के। आप एक अच्छी किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी पॉलिटेक्निक से आप एक अच्छा कोर्स कीजिए, अच्छी कंपनी ज्वाइन कीजिए, इस फील्ड में आइए। और ये सिर्फ एक काम करने का नहीं है, आप एक कंफर्टेबल चीज़ आप इन्वायरमेंट को लोगों को दे रहे हैं जो आप कर सकते हैं, करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। मनोज सर, HVAC बिजनेस के साथ साथ आप मार्शल आर्ट्स ट्रेनर भी रहे हैं, मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हैं आप। तो ये जो मार्शल आर्ट्स की जर्नी थी ये कैसे शुरू हुई और कैसी थी ये जर्नी? मार्शल आर्ट की बात करूं तो मेरी एसी की जर्नी और मार्शल आर्ट की जर्नी दोनों साथ साथ शुरू हुई है और दोनों ही मेरे लिए पैशन का काम करती है एक्चुअली। ओके। अगर HVAC मेरे लिए काम है तो मार्शल आर्ट मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है। अच्छा। तो सेम टाइम शुरू हुआ, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ के अंदर। आज भी पहले कोविड से पहले क्लासेस चलती थी हमारी, और कोविड की वजह से बंद करनी पड़ी। ओके। तो मेरे हिसाब से मार्शल आर्ट तो आज के डेट में बात करूँ तो सबको करना चाहिए। आप उसको एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, टाइम मेंटेन होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो बेसिकली काम और मार्शल आर्ट दोनों इक्वल ही है मेरे लिए। तो बेसिकली तो दोनों को मैं सेम वैल्यू देना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट्स जो है वो बच्चों के लिए सीखना कितना ज़रूरी है? क्यों सीखें बच्चे जो है? मतलब पेरेंट्स ना कई बार सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है मार्शल आर्ट्स में डालने की, बच्चे जो है वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। तो क्या ये ठीक है लोगों का सोचना, या फिर एक्चुअल में उनको सिखाना चाहिए? अगर मार्शल आर्ट की बात करें तो मार्शल आर्ट तो सबको सीखना चाहिए। और सिर्फ मार्शल आर्ट को ना बात करके स्पोर्ट्स, अगर हम एज ए स्पोर्ट्स देखते हैं, और हर एक बच्चे को या जो भी पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स उनको अंदर आना चाहिए और करना चाहिए। उससे आपका क्या होता है कि एक तो आज जैसे आप देख रहे थे बीमारियां चल रही हैं, बच्चे आउटडोर गेम नहीं खेल ही नहीं पा रहे हैं, खेलना नहीं चाहते हैं, लोग खेलने नहीं देते हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत लो चला गया है, लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है बच्चों के अंदर। छोटी चीज़ों की ऑनलाइन गेम के मोबाइल्स ने बच्चों की थोड़ी सी लाइफ खराब कर दी है। अगर आप
स्पोर्ट्स में है, इवन स्पोर्ट्स के अलावा मार्शल आर्ट को ना दे, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस, उससे आपका इम्यून सिस्टम, आप स्ट्रांग बनते हैं, आप लोगों को फेस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्शल आर्ट एक प्लेटफॉर्म तो है ही करने के लिए, बट कोई ना कोई स्पोर्ट्स हर बच्चों को सीखना चाहिए। ओके, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में और बिजनेस में अगर हम दोनों को कनेक्ट करके बात करें तो ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई डिसिप्लिन है या ऐसा कोई चीज है जो आपने सीखी और वो आप बिजनेस में अप्लाई कर पा रहे हो? करेक्ट। मार्शल आर्ट, अगर मैं सिर्फ मार्शल आर्ट की बात करता हूँ तो मार्शल आर्ट जो एक गेम है बेसिकली एक टाइम का है, डिसिप्लिन का है, कॉन्फिडेंस का है और स्ट्रांग तो आप बनते हैं उससे। हमारे काम में भी अगर मैं 45, 46, 48 में काम कर रहा हूँ तो मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा योगदान है कि बॉडी इस तरह से हमने ट्रेन कर रखी है, हम उस टेम्परेचर को झेल सकते हैं। तो मेरे लिए मार्शल आर्ट और मेरा बिजनेस जो है बहुत इक्वल, मेरे लिए तो पैशन भी है और मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी यही है काम करने का। ओके, तो आपने कोविड के टाइम पर जैसा कहा कि आपने वो क्लासेस बंद की, दोबारा स्टार्ट करने का कोई प्लान है ऐसा? मैम, कोविड के अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखते बहुत सी चीज़ें बंद हुई हैं। बंद हुई इस सेंस कि आप आपको नई प्लेटफॉर्म मिल पाया, बच्चे थे वो छूट गए, स्टार्ट नहीं कर पाया, फिर ऐसा सिस्टम हुआ कि हम बिजी हो गए। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस दिन मैं बिजनेस रन करूँगा उस दिन मेरी सेकंड जर्नी स्टार्ट होगी मार्शल आर्ट क्लासेस की, जो मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करूँ आगे। ये मेरा पैशन बने आगे जाके। रिटायरमेंट प्लान मेरा यही है, छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना है, उनके साथ जर्नी स्टार्ट करनी है नई। ओके, तो सर आज का जो ये पॉडकास्ट है उसमें हम लोगों ने बहुत सारी एसी के बारे में, आपके वेंटिलेशन, एयर प्यूरिफिकेशन, हेल्थ कंसर्न्स के बारे में बात की। ठीक है, आई होप आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा। इन केस अगर आपसे कोई सर्विसेज लेना चाहता है, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर कोई एसी से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहता है, आवर कंपनी नेम इज़ बालाजी एयरकॉन एंड मेरी वेबसाइट है quickservice.com पे जाके आप वहाँ सर्च कर सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माई डायरेक्ट नंबर 9811055556। वी आर अवेलेबल फॉर यू 24 आवर्स 7 days। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा सर आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? आपसे बहुत अच्छा लगा। आपने जो पॉइंट्स उठाए बहुत ही रिलेवेंट थे चीज़ों को लेके और बहुत अच्छा रहा आपके साथ पॉडकास्ट। आई होप सो फ्यूचर के साथ आपके साथ अच्छे से पॉडकास्ट हो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं हम और भी ऐसे गेस्ट्स आपके लिए लाते रहें तो अभी हमारे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा दूसरा चैनल आरुषि विद क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे हम लोग इन पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स को अपलोड करते रहते हैं।